असदुद्दीन ओवैसी को आदत हो गई होगी ये वोट कटवा वाला टैग सुनने की। तो इसका क्रेडिट देना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने भारत की राजनीति से इनविजिबल कर दिया अल्पसंख्यक समाज को। प्रधानमंत्री तो रैली में पसमानदा मुस्लिम्स का जिक्र करते हैं। ये पसमानदा मुसलमान का बात तो किया और सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देते हैं कि वो तो इंडिया के नहीं है, तो बाहर फॉरेन से हैं। जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपना तेलंगाना लेग पूरा करके आई और उन्होंने केसीआर सरकार पर राजनीतिक हमले किए और ये भी कहा कि सीएम तो पीएम से मिले हुए हैं और ओवैसी सीएम के दोस्त हैं, तो इसलिए ज्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं। जंग गुजरात में है, जंग हिमाचल में है और आप समझ रहे हैं कि सरहद से चल के जाऊंगा तो उसकी आवाज फ्रंट में आवाज आई नहीं आई। तो अखिलेश यादव भी तो फिर आपके दोस्त बने होंगे उसी लोकसभा में रहते हुए। तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हुए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल वो 2013 के नरेंद्र मोदी नजर आते हैं मुझे। बात मुलाकात हुई आपकी अरविंद ये केजरीवाल? हम पर इल्जाम लगाते हैं, मगर जब ये पहला चुनाव लड़ रहे थे तो उनको मालूम कौन आके मिला था हमसे। कौन मिला था आपसे? वो छोड़ दीजिए, हम नाम नहीं लेंगे। ये आप आधा सिरा छोड़ते हैं तो जनता की उत्सुकता बढ़ जाती है। उनको याद रखना चाहिए बात। गुजरात चुनाव में नेताजी घेरे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त कम है, चुनाव का दौर है, नेताओं की डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा होती है नीचे के लेवल पर। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। 182 सीटें हैं गुजरात में। AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? ये कल तक तय हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला साहब तय करेंगे। गुजरात के के उनके अध्यक्ष तो यहाँ बैठे हैं। ना मेरा वो जिसका फैसला है वो तय करेंगे, पूरे इख्तियार उनका है, वो तय करेंगे। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ओवैसी साहब 15 सीटों पर जोर लगाएंगे। नहीं, इसका कल तक शाम तक तय हो जाएगा। अच्छा। पूरा तय हो जाएगा। अभी हम पिछले दिनों वडगाम गए थे, वहां पर जिग्नेश मेवानी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले निर्दलीय लड़े थे और इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो कई जिग्नेश मेवानी के समर्थकों ने कहा कि ओवैसी साहब की यहाँ बहुत बड़ी सभा हुई है। तो हमने कहा भाई वो नेता है, उनका काम है सभा करना। तो बोले कि बताइए, पर उनको यहाँ लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पूछ लूंगा, पर पार्टी उनकी वो चला रहे वही बताएंगे। तो ये आपके पास बहुत क्वेरीज पहुंच रही हैं क्या कि वडगाम में कैंडिडेट दीजिए ना दीजिए? क्योंकि हम इस तरह का देश भर में कई जगहों पर देखते हैं, टैक्टिकल रिट्रीट, टैक्टिकल अलायंस या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कुछ कैंडिडेट्स के नाम, जैसे हमने कन्हैया कुमार की सीट पर देखा था बेगूसराय में, उसमें आरजेडी पर बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि कन्हैया जब गिरिराज से लड़ रहे हैं तो आरजेडी कैंडिडेट क्यों दे रहा है। क्या कहेंगे आप वडगाम? नहीं, वहां पर तो आरजेडी हारी कन्हैया की वजह से। अगर कन्हैया नहीं लड़ते तो मंत्री हार गए थे। तो अब वडगाम में हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। 2 सभाएं मेरी हुई हैं। वहाँ के बुजुर्गों से हमने, वहाँ के उलमाओं से हमारी क्लोज डोर मीटिंग भी हुई है। उन्होंने हमको अपनी राय मशवरा दिया। हमको ख़ास तौर से कहा कि अच्छे आदमी को यहाँ से कैंडिडेट दीजिए जो यहाँ रहकर काम कर सके। उन्होंने हमको हमारी गलतियाँ भी बताई। तो भारत उनसे राय मशवरा हुआ है उनसे, और यकीनन हम लड़ेंगे वहाँ पर। तो जिग्नेश मेवानी के दूत नहीं पहुंचे आप तक? नहीं, क्यों आएंगे हमारे पास? वो कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी अलग। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं ओवैसी साहब, नेता नगरी। उसमें हमारे साथ आते हैं राजदीप सरदेसाई। बता रहे थे कि आप उनसे फोन पर झगड़े गोपालगंज की व्याख्या को लेकर। नहीं कि राजदीप सरदेसाई जो है ना, वो बहुत सी बातें जो है वो जो मसाला लगाकर पेश कर देते हैं। तो राजदीप सरदेसाई का मामला ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, वो मसाला। अब इसकी भी क्लिप घूमेगी? नहीं, बिल्कुल हम आप घूमेगी। अब हमारे घर में आप दावत दिए आपको जी, तो आप उसको मसाला लगाकर पेश करते हैं। नहीं वो तो तारीफ ही करते हैं। नहीं, हम भी तारीफ करते हैं उनकी, बिल्कुल। हम भी उनकी तारीफ, कहाँ उनकी तनकीद कर रहे हैं जी। हमारे दोस्त हैं, हम तो लड़ते हैं उनसे भी। हाँ। उनको बोलते भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपालगंज के बारे में हम उनसे कहा कि भाई उस सीट का जो आपने लिखा था कि अपोजिशन का सारा वोट जोड़ दो तो बीजेपी से, तो उसमें लालू यादव के साले भी तो लड़े थे। साधु यादव। हाँ, वो तो वहाँ के विधायक भी थे, सांसद भी थे। और देखिए, जब जनता 11-12 हजार वोट डाल रही है तो ये तो उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं।
और मेरा मानना है कि बिहार की जनता बहुत बाशऊर होती है, पॉलिटिकली कॉन्शियस होती है उस हिंदी हार्टलैंड में। बहुत यानी उनको लोकल चीज बहुत ज्यादा मालूम होती है, पॉलिटिक्स। उनकी आप बेइज्जती करने के बराबर है कि भाई आप क्यों लड़े, डिवाइड हो गया। अरे भाई, जब 2019 में पूरी लोकसभा की सीट पर राजद जेडीयू हार गए और एक ही जीती जहां से हम लड़े थे, जब क्या बोलेंगे उसको आप? भाई जब आप हार जाते हैं तो आप सत्ता में आप है ना, आप इतना गुरूर में क्यों है, अहंकार में? आपको तो सोचना चाहिए गिरेबान में जाकर कि क्यों मारे, क्यों हमको नहीं मिला है, बजाय उसके कि आप उंगली उठाते हैं, बजाय उसके कि आप तौहीन करते हैं, इल्जामात लगाते हैं हम पर। तो अब तो लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को आदत हो गई होगी ये वोट कटवा वाला टैग सुनने की। नहीं, देखिए, जितना ये मुझे बोलेंगे ना उतना मेरे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं और जो जनता वोट डालना चाहती है उनके हौसले और मजबूत होंगे। ये लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह पुकारा करने से ऐसा कुछ फर्क कुछ नहीं होगा। भाई 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस भाजपा का डायरेक्ट मुकाबला 2019 में आप सिर्फ 15 जीतते हैं। 6 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप जीतते हैं। 65 लोकसभा की सीट में आप सिर्फ 3 निकालते हैं। अमेठी राहुल गांधी हार जाते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, वहां पर नहीं बोलेंगे आप बी टीम। 27 साल से आप हार रहे हैं तो आप वोट कटवा है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 27 साल से हार रहे हैं गुजरात। तो ये जो है ना, ये इनका एक नफरत है मुसलमानों से, चाहे वो सेकुलर लिबरल क्लास हो या हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हों। इन दोनों में एक एग्रीमेंट है कि भारत की राजनीति में कभी मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ना हो। इस सेकुलर लिबरल क्लास को थोड़ा सा और खोल के बताएंगे दर्शकों को। नहीं, सेकुलर लिबरल क्लास जो ये समझते हैं कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के खिलाफ वो जरूर होते हैं, मगर उस आइडेंटिटी के खिलाफ होते हैं जहां पर मुसलमान आ जाता है। दूसरी आइडेंटिटी के खुश होते हैं, कास्ट आइडेंटिटी पर खुश होते हैं। जहां लफ्ज मुसलमान आएगा, नहीं ये मत, ये आइडेंटिटी हम। तो इसका क्रेडिट देना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी को, कि उन्होंने भारत की राजनीति से इनविजिबल कर दिया अल्पसंख्यक समाज को। अब कोई बात करने तैयार नहीं है, कोई बोलने तैयार नहीं है। आप ललन टॉप पर एक प्रोग्राम करिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बताइए। आप तो हम नहीं बोलना चाहिए, आप बता दीजिए कि जहां पर बड़े बड़े सेकुलर पार्टीज के फंक्शन होते हैं, कोई मुसलमान इनके ऐसा बाजू बैठता है क्या? सर कैसे हैं ऐसा करते हुए, दूर हट। आप वो हाल करके रख दिए, देख लीजिए, इनविजिबल कर दिए भारत के प्रधानमंत्री, लोग उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो आइडियोलॉजी पे कहाँ मुकाबला हो रहा भाजपा से? तो ये जो और इसमें जो सेकुलर लिबरल में एक माइनॉरिटी सेक्शन है जो हमारी ताईद में खड़ा होता है, बोले नहीं ओवैसी जो बात कर रहा है सही है, मगर जो ज्यादा मेजॉरिटी में है उनको लगता है कि ना ये दिस इज नॉट ऑन। आप ये बात कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले वडगाम का जिक्र आया। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चा के मुखिया हैं, सांसद हैं, वो भी एक बड़ी सभा करके आए, तो वो काउंटर करेंगे और तमाम नेता जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं कि भाई हमें तो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? काउंटर करिए आप, हम तो वही बोल रहे हैं। मगर जब आपके नेता हार जाते हैं अमेठी से तो उनको बी टीम क्यों नहीं बोलते आप? जब आपकी पार्टी 186 में से 15 सीट जीतती है तो उनको ओट कटवा क्यों नहीं कहते आप? क्यों नहीं कहते आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी आ रही तो उनको आप क्यों नहीं कहते? इस तरह की लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल नहीं करते? उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, इसलिए वो जबान और वो अल्फाज वो हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ओवैसी, कई ऑब्जर्वर्स ने यह भी कहा कि जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपना तेलंगाना लेग पूरा करके आई और उन्होंने केसीआर सरकार पर राजनीतिक हमले किए और ये भी कहा कि सीएम तो पीएम से मिले हुए हैं और ओवैसी सीएम के दोस्त हैं, तो इसलिए ज्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं क्या? ये महाशय जो पूरा देश फिर रहे हैं जी, जंग गुजरात में है, जंग हिमाचल में है, और आप समझ रहे हैं कि सरहद से चल के जाऊंगा तो उसकी आवाज इस रन में आवाज आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, तेलंगाना आए, बाई इलेक्शन हुआ, जमानत जब्त होगी आपके कैंडिडेट की, टीआरएस जीती 10,000 वोट से। अब कहाँ उनका सर है? उन्होंने उस कैंडिडेट को, खैर वो उसको लेकर अपने साथ चले उनकी विधानसभा में नहीं, मगर नहीं जीत पाई कांग्रेस, जमानत जब्त हो गई। बुरा हाल है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का। अब उसका जिम्मेदार कौन है? हमको देंगे जिम्मेदारी आप?
गलत बात है। तो आपको लग रहा है कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के बजाय केसीआर वर्सेस बीजेपी बैटल ग्राउंड होगा नहीं नहीं, तेलंगाना हम में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, मगर जब कांग्रेस इस तरह की बात हम पर इल्जाम लगाती है तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। वो तो मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, मेहनत करें। क्या कर रहे हैं? कुछ कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। कहाँ कर रहे अरे हैं? यात्रा निकाल रहे हैं इतनी बड़ी। चलिए, अच्छा है, निकालें, चलिए, अच्छा हाँ? है, चलिए, बहुत अच्छा। कहीं ओवैसी को ये चिंता तो नहीं है कि उनका वोट बैंक छीन जाएगा, इसलिए आक्रामक हैं? मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अब हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की मेहनत, हमारा उसमें थोड़ा बहुत उनका साथ देना, वो हमारे लिए काफ़ी है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, आप अमेठी नहीं जीत पा रहे हैं, आप कर्नाटका में हारते जा रहे हैं, म्यूनसिपल इलेक्शंस में, बीजापुर में इलेक्शन हुआ, हम 4 सीट लड़े, 2 हम जीते। एक विधायक हमारे कॉर्पोरेटर को कांग्रेस ने खरीद लिया, ले लिया, जो भी है, चला गया वो। आप वहां बीजेपी से हार गए। ले लिया कि खरीद लिया? अब जो भी है, क्या है नहीं मालूम, मगर 4 में 2 हम जीते, 2 में सेकंड आए, बीजेपी जीत गई वहां पर। अब इल्जाम नहीं लगा सकते हम पर। तो ये इनको देखना चाहिए। अब हम टीआरएस वहां पर कर रही है, हमारा मुख्यमंत्री बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है। श्रूड पॉलिटिशियन? बहुत केसीआर बहुत श्रूड है। हाँ, बहुत श्रूड है, चालाक, बहुत श्रूड है। और देखिए, वो आदमी जो है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, कभी रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं, बकवास बकते रहते हैं। मगर भाई, जो उसने तेलंगाना में किया वो भी तो देखिए आप। आज 8 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। आज उन्होंने 8 मेडिकल कॉलेजेस का इनॉग्रेशन किया। पीने के पानी के मसले को उसने बिल्कुल तेलंगाना में ख़त्म कर दिया। किसानों को फ़ायदा हो रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए, बट आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स ख़त्म करना चाहिए लोग। ये आप जीत हार की बात कर रहे हैं। बिहार में आपके विधायक जीत कर आए तो थे, सब चले गए आरजेडी के पाले में। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और राजस्थान में जब कभी ऐसा होता है तो उस वक्त पुकार कर शोर मचाया जाता है कि आसमान को सर पे उठाया जाता है कि भाजपा ने पॉलिटिकल टेररिज्म कर दिया हमारे एमएलए को लेकर। ये क्या करे आपने? जो आरजेडी आपके विधायकों और अब हम जाएंगे सीमांचल को, हम अपनी तकलीफ को सीमांचल की जनता के सामने बयान करेंगे। हम वादा करें, हम वहां पर वचन देकर आए सीमांचल जनता को, हम आपके लिए लड़ेंगे। और सीमांचल की जनता को उन्होंने धोखा दिया, उनकी पीठ पर खंजर मारा है। हम वहां पर जाकर बात आपके करेंगे। विधायकों ने या आरजेडी ने? इन सब ने मिलकर सीमांचल, वही तो धोखा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो सेकुलर लिबरल क्लास जो कहा जाता है, यानी आप करेंगे तो भाई बड़ा अचानक क्या पॉलिटिक्स कर दिया है उन्होंने, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है। और भाजपा आपके एमएलए तोड़ती तो आसमान सर टूट जाता है। देखिए इनकी हिपोक्रेसी, देखिए दोहरा चेहरा इनका, देखिए। यही तो कह रहा हूं कि दोनों भी नहीं चाहते। भाई, भाजपा 98 में एक मुस्लिम कैंडिडेट दी थी गुजरात में, उसके बाद किसी को नहीं दिया। यहां पर उस भारत का सबसे पसमानदा इलाका है सीमांचल, सबसे बैकवर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर सबसे खराब वहां पर है। वहां पर हमने 4 साल से मेहनत करते, आज भी करेंगे, जीत कर आए। जिनको कोई टिकट नहीं देना चाहता था उनको हमने टिकट दिया, जनता ने मोहब्बत से नवाजा। अब उनको धोखा देकर भाग गए। ठीक है, हम जाएंगे, हम जाकर बताएंगे। लालू यादव के परिवार से आपका कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं है क्या? आपने कहा नहीं तेजस्वी को कि भाई यूं क्यों कर रहे हो? हमारे एमएलए, वहाँ लीडर अख्तर अली मान साहब ने लालू यादव से जाकर मिलकर कहा। जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो हमने वोट दिया इनके कैंडिडेट को, वोट दिया। हमने कहा कि आप के लिए हम वोट दे रहे हैं, आप हमको सीमांचल में डिस्टर्ब मत करिए, हमारी लड़ाई सीमांचल की है। आपने दरवाजा खोल दिया, अब हम सीमांचल से बाहर जाएंगे। आपने दरवाजा खोल दिया, ठीक है, हम सीमांचल से बाहर जाएंगे, मगर सीमांचल की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने धोखा दिया है सीमांचल की जनता को, और सीमांचल जनता देखेगी, सब देख रही है। पटना में कुछ लोग ये बोले कि ओवैसी साहब तो हैदराबाद में बैठ के रिमोट कंट्रोल चलाते हैं, उनको ये चिंता करनी चाहिए थी कि भाई पावर में शेयरिंग हमें भी मिले, सपोर्ट करें, उनका भी एक आध मंत्री बने। कुछ इस तरह की बात हुई थी कि आपकी तेजस्वी की? कोई बातचीत नहीं हुई। हमने उनको पहले ही कह दिया था, डिप्टी स्पीकर इलेक्शन में हम तो आप सपोर्ट करेंगे आपको,
अख्तर उल ईमान ने जाकर का सपोर्ट भी किया, मगर उन्होंने जो भी किया वो सीमांचल की जनता को उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है और सीमांचल की गयूर जनता उसका जवाब देगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के भी एक बाई इलेक्शन, अभी गोपालगंज की बात की, आजमगढ़ बाई इलेक्शन की भी बड़ी चर्चा होती है। हम तो नहीं थे, हार गए भैया। हाँ भैया हार गए। हाँ अब किसको बोलेंगे भैया? अब किसको बोलेंगे? अब देख लीजिए, हाँ, किसको बोलेंगे? किसको नहीं बोल पाएंगे। कल मैनपुरी हार जाएंगे, हम नहीं लड़ रहे हैं, किस पे रोएंगे? अच्छा, मैनपुरी हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं। मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ा नेता था जो बरसों में एक मर्तबा पैदा होता है। हमारा पॉलिटिकल उनसे जो भी था होगा इख्तलाफ था, मगर बहुत आपकी बातचीत हुई कभी लोकसभा परिसर में मुलायम सिंह जी से? वो हमको बहुत मोहब्बत से पेश आते थे और हम पे गुस्सा भी करते थे। क्या? वो मैंने एक अपने बड़ेपन में बोलते थे कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। आपने उनकी कौन सी बात नहीं सुनी? उनको लगता था कि हम समाजवादी के खिलाफ जा रहे हैं। बोले नहीं सर, आप देख लीजिए, समाजवादी वो समाजवादी नहीं रही जो आपके दौर में थी। वो हैदराबाद को आए भी थे, हमारे अस्पताल को भी देखे थे। हाँ, बहुत बड़े नेता थे और हम जब कभी पार्लियामेंट देखते थे हम उनका अदब करते थे, खड़े हो जाते थे। बहुत बड़े नेता। तो राय मैनपुरी हार सकती है समाजवादी। तो अखिलेश यादव भी तो फिर आपके दोस्त बने होंगे उसी लोकसभा में रहते हुए। हुए तुम जिसके दोस्त दुश्मन आसमान क्यों हुए? हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन क्यों हो जमाना। नहीं, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हुए। अच्छा, भाई वो हम कहाँ, वो बड़े आदमी हैं कहाँ, वो तो बड़े आदमी हैं। आपकी इस नाराजगी में बड़ी आहत मोहब्बत नजर आती है कि साहब हमने रीच आउट करने की कोशिश की, रिस्पांस नहीं मिला इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, कोई क्या बात है। वो बार हार गया ना। देखिए, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल ने कहा था, ये राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई बैठकर कर रहे थे, 83% वोट मुसलमानों का अखिलेश को मिला। हाँ, उसके बावजूद भी आप हार जाते हैं और ब्लेम किसको करते हैं? वो इसी ने खड़ा किया था। अरे भाई 400 सीट बीएसपी ने, 400 कांग्रेस ने खड़ा किए थे, उन पे कौन बोलेगा? उन पे नहीं बोलेंगे। क्यों होता है आपके साथ ऐसा? आप बैठ के एनालाइज तो करते हो कि आर यू द ओनली थ्रेट फॉर देम? एग्जैक्टली, ये भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं देखना चाहते। इसीलिए मैं कहूँ ना कि एक तरफ बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, इसमें वो मानते ही नहीं मुसलमानों के पॉलिटिकल वजूद को, और दूसरा ये लोग हैं। प्रधानमंत्री तो रैली में पसमानदा मुस्लिम्स का जिक्र करते हैं। अरे आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया, बताइए। क्या मोहब्बत है देखिए पसमानदा मुसलमान से, कि पसमानदा मुसलमान का बात तो किया और सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देते हैं कि वो तो इंडिया के नहीं है, तो बाहर फॉरेन से हैं। कौन फॉरेन से? ये पसमानदा मुसलमान। थोड़ा विस्तार से बताएं दर्शकों को, इसका संदर्भ पता चले। दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जी, मोदी सरकार ने लिख कर दिया कि दलित मुस्लिम तो फॉरेन के हैं, भारत के है ही नहीं वो। ये मोहब्बत है आपकी पसमानदा मुसलमानों से? वहां पर सम्मेलन करेंगे रामपुर में और यहां पर बोलेंगे फॉरेन ओरिजिन के हैं। इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है बताइए आप? लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि दलित मुस्लिम फॉरेन के हैं, भारत के नहीं है, वो फॉरेन से आए यहां पर है। कैसा लिखा आपने? जब अच्छा मोहन भागवत का डीएनए एक है, फिर क्या डीएनए एक है? फिर ये तो लाइटर वेन में कह रहा हूं, तो लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट को आपने। ये मोहब्बत है पसमानदा मुसलमानों से आपकी? और आपके पास एक मुसलमान एमपी ना लोकसभा में राज्यसभा में है। मोहन भागवत जी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो अब मंदिर के साथ साथ मस्जिद, मदरसा सब जगह जा रहे हैं, रीच आउट प्रोग्राम चल रहे हैं। आप तक रीच आउट किया है संघ में? बिल्किस बानो से मिल लेना, रीच आउट बिल्किस बानो कर ले, बहुत अच्छा होगा। गुजरात का चुनाव भी है, मोहन भागवत जी बिल्किस बानो को बुलाकर कहें कि हम तुमसे नाइंसाफी हुई, हम तुमको इंसाफ करेंगे, उनसे मिल ले। अबे अपने प्यादों से मिलने से फायदा क्या है? जेन्यून इनजस्टिस जो हुआ है बिल्किस बानो से, उनसे मिलिए। बिल्किस बानो के मुद्दे पर हम बड़ा सन्नाटा सा देखते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी। यही तो कह रहा हूं कि मुसलमानों पे बात ही मत करो, इनविजिबल कर दिया गया है उनको। उनके इश्यूज पे मत बात करो, उनके एम्पावरमेंट पे मत बात करो, उनकी जस्टिस के लिए मत बात करो।
बात करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई कौन सा वोट की बात हो रही है? हर चीज को अगर हम वोट से देखते जाएंगे तो फिर भारत का संविधान का क्या होगा? जो संविधान में जो प्रियम्बल है, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, जस्टिस, भाईचारगी, फ्रेटर्निटी का क्या होगा फिर वो? आप तो इनविजिबल करके रख दिए मुसलमानों को। और ये जो है, ये भी हेट्रेड है, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि आपका काम सिर्फ वोट डालो और घर में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। ये डेंजरस है हमारी पॉलिटी के लिए। अगर आप एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी को इस तरह से इल-ट्रीट करेंगे, इस तरह से उनको एलिनेट करेंगे पॉलिटिक्स से, इसका नतीजा क्या निकलेगा फिर? अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि इलेक्शन में मैथमेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको कितना वोट मिल रहा है, तो कई ऑब्जर्वर्स ये पूछते हैं सवाल कि अगर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो न्यूमेरिकली कितनी सीटों पर उनकी प्रेजेंस आ जाएगी? देश में जो भी बड़े नेता हुए हैं उन्होंने हमेशा अम्ब्रेला सर एक कोलिशन बात बनाया। सुनिए जी। गूंगों में एक जबान बोलने वाला तो चाहिए आपको, अंधों में एक आंख देखने वाला तो चाहिए आपको, बहरों में तकलीफ सुनने वाला तो चाहिए। इतने जो जीत के आ रहे हैं, बोल रहे हैं गुजरात में, बोल रहे हैं, कुछ तो बोले ना। हम 2 ही एमपी इम्तियाज जलील जो आपकी कबीले से निकल कर आए हमारे पास, पत्रकार जी, कुछ तो करते हैं। 540 की लोकसभा में हम कुछ बोलते हैं 5-6 मिनट के लिए तो लोग, पार्लियामेंट सुनती है, दुनिया सुनती है। ये न्यूमेरिकल, ये देखिए न्यूमेरिकल मैथ्स कब तक चलेगा भाई? आप जिसके वोट ले रहे हैं उनकी भी तो बात करिए कभी। आप तो उनको बिल्कुल ही सफे हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो आपके प्रोग्राम के जरिए भारत के अल्पसंख्यक समाज से अपील करेंगे कि जो लोग आपको खामोश बिठा रहे हैं आप उनका साथ देंगे, जो आपके लिए पुकार रहे हैं उसका साथ देंगे। अगर आप इसी तरह खामोश रहेंगे तो पूरा खामोश कर देंगे, आपको कब्रिस्तान बना देंगे, सन्नाटा कर देंगे पूरा आप लोगों का। कोई चिराग नहीं चलेगा फिर, बस इसी अंधेरे में रहो, खुश रहो। फिर ये इल्जाम लगता है आप पे कि साहब आप डर पैदा कर रहे हैं। कौन सा डर पैदा कर रहे हैं? हमारी वजह से बिल्किस बानो से नाइंसाफी हुई, हमारी वजह से खेड़िया में बच्चों को लाकर रोड पर मारा गया, हमारी वजह से जमालपुर में और दूसरे मुकामात पर जहां पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहां पीने का पानी नहीं मिलेगा। जमालपुर में अपनी फैक्ट्रियां बंद करा दी सिर्फ एसटीपी के नाम पर, जिसको साबिर काबुली वाला खुलाने की कोशिश कर रहा है। अनडिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट नहीं हटाया जाता है हमारी वजह से। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है हमारी वजह से। 7% मुसलमान गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थे गुजरात में, आज 1% पे आ गए हमारी वजह से। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं है हमारी वजह से। कितनी बातें आपके सामने रखो, यही तो हमको तकलीफ होती है। देखिए नाइंसाफी को जब देखते हैं तो बोलना पड़ेगा। आप बोले नहीं 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 अभी वक्त नहीं। अबे कौन सा वक्त चाहिए तुमको? आज़ादी का अमरूज सब मना रहे हैं तो उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करो भाई। उन्होंने खुलकर बोला अपनी बात को, तुम भी तो बोलो फिर। हिकमत के नाम पे बुज़दिली के मज़ाहरे कब तक करते रहेंगे हम लोग? तो आप रीच आउट करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमारे साथ आइए इन इश्यूज पे? देखिए अहमदाबाद गुजरात में चुनाव में साबिर काबुलीवाला साहब को लोगों ने जाकर कहा कि भाई 3 मुसलमान एमएलए हैं, आप कुछ बात करिए। साबिर काबुलीवाला साहब ने कहा कि ठीक है मैं 2 पर नहीं लड़ाता हूँ। तो बोले नहीं 3 पर मत लड़ाओ। अरे वहां पर मेरे कॉर्पोरेटर्स हैं। साबिर काबुलीवाला 2 मर्तबा का विधायक है, उसने वहां पर कई काम करवाए। आज एसटीपी का काम उसकी वजह से शुरू होने वाला है वहां पर। आप बोले लड़े मत, वडगाम मत जाओ। वडगाम क्यों जा रहे हैं? ये तो सेकुलर लिबरल क्लास का जो मामला है, वडगाम मत जाइए, ये 3 छोड़ दीजिए और लड़ लीजिए। आप होते कौन है भाई? हमारे माई बाप हैं आप अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आप में है, अगर आप वाकई में सेकुलरिज्म को भारत के संविधान मानते, बोले हाँ उसका राइट है, लड़ना चाहिए। जो एक माइनॉरिटी सेक्शन है जो हमको कहता है लड़ो तुम, कोई बात नहीं, लड़ना चाहिए हमको। आप तो अच्छा, आप बात करें यूपी चुनाव से पहले 2 बड़े आलिम दीन हमसे आकर मिले थे हैदराबाद में, और आकर कहा कि भाई हम एक बड़े हजरत का पैगाम लाए हैं, आप वो चाह रहे हैं कि आप इंतखाबात से किनारा कश हो जाइए। हमने कहा कि भाई हम समंदर में उतर चुके हैं, 20 तूफान में फंसे हुए हैं, अब साहिल पे नहीं आ सकते वापस। तो बोले क्या रास्ता है? बोले एक काम करिए, हमको 10 सीट दिलवा दीजिए समाजवादी से। वो समाजवादी की ताईद में आए थे। हमने कहा कि 10 सीट वहां से दिलाई जहां समाजवादी का एमएलए नहीं हो। बोले अब लिख कर देंगे। हमने कहा लीजिए, साइन कर देते हैं हम।
बड़े खुश हुए, दुआएं दी हमको, बहुत बड़े सिंसियर थे वो लोग। बोले हम जाकर पहुंचाएंगे। बात गई, रात गई, कुछ पैगाम नहीं है हमको। बिहार में हम 5 सीट का जाकर पूछे थे। बिहार के राजद के 2 एमपीज को हमने सेंट्रल हॉल में चलकर जाकर हमने बोला कि हमको सिर्फ 5 सीट दे दो सीमांचल में आप। एक साहब ने मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं कहा। दूसरे ने कहा कि तुम चुनाव मत लड़ो। बोले ठीक है सर। हम कौन थे ये? अब नाम नहीं बोलना चाह रहे किसी का भी। हम 3 लाख वोट ले चुके थे किशनगंज से लोकसभा में। बोले सर 5 दे दीजिए। हम 5 जीते। आप नहीं सुने, अब आपने हमारी पार्टी को छीना, अब हम सीमांचल के बाहर जाएंगे, बराबर जाएंगे। भाई आखिर हम भी तो जवाब दें उस सीमांचल की जनता को। अब बोलते हैं आप तो देखिए, सवाल बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते मुसलमानों का। हिंदुत्व की तूफान में लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब बस उसी बात करो। भाई कांग्रेस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैसा सपोर्ट कर सकती है बताइए आप मुझे। अरे आपने तो संविधान बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर को तो के साथ आपने संविधान बनाया, आप नेहरू ने उसको कबूल किया। वो फ्रॉड किया आपने संविधान से, आप उसकी तायीद कर रहे हैं। क्यों? नहीं, वोट नहीं मिलेगा। पर संविधान पीठ ने तो उसको जायज करार दे दिया। अब वो फैसला ठीक है, उससे डिसएग्री हम करते हैं रिस्पेक्टफुली, इसलिए कि संविधान में ही कहा गया कि रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो हजारों साल से जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, जिनका नाइंसाफी हुई है। सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ापन, और उसमें जिक्र है फॉर सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस। आपने डेटा पेश किया कि ईडब्ल्यूएस का, बताइए कि सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है? नहीं किया आपने। भाई किसकी जान ली जाती है घोड़े पे बैठने पर, किसकी जान ली जाती है पानी पीने पर, किसके घर तोड़े जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है। अरे आपने कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी है, कुछ नहीं बोलेगी। नहीं चुनाव जीत। अरे क्या बोल सकते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल, जैसे आप एक पॉलिटिकल चैलेंजर हैं, वैसे ही वो भी यहाँ पर एक पॉलिटिकल चैलेंजर के तौर पर आए हैं। उनकी पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे? वो तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अपना चुके हैं। वो 2013 के नरेंद्र मोदी नजर आते हैं मुझे। 2013 के नरेंद्र मोदी नजर आते हैं आपको अरविंद केजरीवाल? तबलीगी जमात, जरा इसको समझाएंगे। तबलीगी जमात पर सबसे पहला इल्जाम किसने लगाया? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जो कोर्ट ने उसको खारिज किया, झूठा इल्जाम था। ये वो मौलाना साद वाला बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सुपर स्प्रेडर का टर्म किसने डिवाइस किया? इन्होंने डिवाइस किया। अब यूसीसी पर बोलिए, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। एक आपका जर्नलिस्ट दोस्त है दूसरे चैनल का, उसने उनके डिप्टी सीएम से पूछा, बिल्किस बानो बोले थे स्कूल के बारे में बात करेंगे। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पे बोलो, नहीं बोलेंगे। अरे भाई अल्पसंख्यक समाज के दलित आदिवासी पर कुछ बोलो, नहीं बोलेंगे। तो वो तो कंप्लीट हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर उसको अपना चुके हैं, कंप्लीट अपना चुके हैं। तो ये बात मुलाकात हुई आप अरविंद केजरीवाल? नहीं, ये हम पर इल्जाम लगाते हैं, मगर जब ये पहला चुनाव लड़ रहे थे तो उनको मालूम कौन आके मिला था हमसे। उनको याद रखना चाहिए बात। अरविंद केजरीवाल को याद रखना चाहिए। हाँ, उनकी सब पार्टी को याद रखना चाहिए। 2013 में कौन मिला था आपसे? वो छोड़ दीजिए, हम नाम नहीं बोलते। ये आप आधा सिरा छोड़ते हैं तो जनता की उत्सुकता बढ़ जाती है। नहीं, बाज बातें ऐसी होती हैं कि हम अपनी खबर को लेके जाएंगे, बाज जो बातें बोलेंगे। पर आप कह रहे हैं केजरीवाल को हमारा 2013 का एहसान याद रखना चाहिए। एहसान कुछ नहीं। हम किसी पे ना वो हम पे एहसान किया, ना उन पे एहसान किया। उनको याद रखना चाहिए, मगर हम याद रख रहे हैं उनके तबलीगी जमात पे। अच्छा, सीलमपुर चले जाइए, कितनी गंदगी है। अच्छा, मुस्लिम एरिया में जाते हैं महाशय तो बोलते भाजपा को हराना है, और नॉन मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो बोलते आपके लिए मैंने क्लिनिक खोल दिया, स्कूल खोल दिया। भाई यहाँ पे तुमने क्या किया? कचरे के पहाड़ बने हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई विकास कार्य हम चलते हैं आपके साथ, चलिए हमारे साथ। चुनाव के बाद कभी चलिए, और आप डायरेक्टली बोलिए आ जाइए, हम आ जाएंगे, चलते हैं। हम ये चुनाव सामने एमसीडी का नहीं कह रहे, आपको हम डेटा ला के देंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंड आते हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ देख लीजिए, कंपेयर कर लेंगे जाकर। सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, ओखला हो, चलते हैं। पर उन सब सीटों से वो बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं उनके विधायक। ठीक है, मगर आपने दिया क्या? आपने किया क्या वहां पर? आपने अपने दलित मुख्यमंत्री को फोर्स करके उसको
हटवा दलित दिया मंत्री को। राजेंद्र पाल गौतम। क्या गलती की थी उसने? उसका डेमोक्रेटिक राइट है ना, और हटा तो दिया, मगर कैंपेन में उसको रख लिया लिस्ट में। ये देखिए, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं पूरे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात चुनाव और देश के अलग अलग चुनाव के राजनीति के संदर्भ में। नेताजी घेरे में हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया साहब।